ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक हो गया। और कार्बनिक यौगिक में डैश दे करके लिखिएगा वैसे तत्व, कार्बनिक यौगिक लिखिएगा वैसे पदार्थ या तत्व, वैसे तत्व जिनका निर्माण कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर हुआ है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर हुआ है, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। हो गया। उदाहरण में लिख लीजिए। उदाहरण में CO2, CH4, C2H5SH। एग्जाम्पल में लिख लेंगे CO2, CH4, C2H5SH। हो गया। C2H5SH ब्रैकेट में उसके लिख लीजिएगा इथाइल मर्केप्टेन, लिखा हुआ है बोर्ड पे, इथाइल मार्केप्टेन, यहाँ लिखा हुआ है इथाइल मार्केप्टेन। हो गया। अब नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, इथाइल मार्केप्टेन हो गया। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, C2H5SH का C2H5SH का प्रयोग, C2H5SH का प्रयोग LPG गैस में महक डालने के लिए, महक डालने के लिए किया जाता है। LPG गैस में महक डालने के लिए किया जाता है। दूसरा लिखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक यौगिक। दूसरा लिखिएगा अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक यौगिक। डैश दे करके लिखिएगा वैसे पदार्थ जो बिना कार्बन के बने हैं, वैसे पदार्थ जो बिना कार्बन के बने हैं, जो बिना कार्बन के बने हैं, कॉमा, वैसे पदार्थ जो बिना कार्बन के बने हैं, कॉमा, वे जैव अपघट्य नहीं होते हैं। वे जैव अपघट्य, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, वे जैव अपघट्य नहीं होते हैं। वे जैव अपघट्य नहीं होते हैं। उदाहरण में लिख लीजिए H2O, यहाँ लिखा हुआ है H2O, SO2, H2O, SO2, N2O, NO2 इत्यादि। ठीक है। तो ऑर्गेनिक समझ गए ना, ऑर्गेनिक किससे बना होगा, हाइड्रोजन और कार्बन से। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां कहीं भी होगा कार्बन तो होगा ही उसमें, और सब कैसा होगा, जैव अपघट्य, मतलब बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। मिट्टी में डाल देने पर वो क्या हो जाएगा, सड़ गल जाएगा। तो ये सब बायोडिग्रेडेबल होता है। और दूसरा है इसमें इनऑर्गेनिक, तो बिना कार्बन का रहेगा और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा, जैव अपघट्य नहीं होगा, ये पॉलीमर्स होता है। हाँ, H2O भी होगा, उसमें कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, नहीं, जैव अपघट्य नहीं होता है। उसके बाद देखिए नोट में लिखा हुआ है N2O को क्या बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं लाफिंग गैस में। ठीक है, सभी को पता है। और एनेस्थेसिया देने में, व्यक्ति को बेहोश करने के लिए भी कौन सा गैस प्रयोग होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो दो प्रयोगों में लाया जाता है। तो लिख लेंगे, लिख लीजिए N2O ब्रैकेट में लिखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड, लिखा हुआ है यहां नाइट्रस ऑक्साइड।
N2O का प्रयोग हंसाने वाली गैस के रूप में N2O ब्रैकेट में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग हंसाने वाली गैस के रूप में तथा रोगी को बेहोश करने में किया जाता है। रोगी को बेहोश करने में किया जाता है। देखिए, सर्जरी से पहले बेहोश करने के लिए भी N2O का प्रयोग करते हैं और लाफिंग गैस के रूप में, हास्य गैस के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मिक्सचर है, तो मिक्सचर में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको समझ लो केवल। मिक्सचर कितने तरह का होता है, तो इट इज द ग्रुप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इन एनी रेशियो। मिश्रण जो होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों को यदि आप किसी भी अनुपात में मिला देते हैं, अनुपात फिक्स नहीं है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, मिक्सचर। और मिक्सचर में आपका 2 प्रकार का हो जाएगा, एक हेट्रोजीनियस, एक होमोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस को विषमांग कहते हैं। इसमें आप किसी भी अनुपात में मिश्रण को मिला दें और दोनों एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व्ड नहीं होगा। अब जैसे 5 लीटर पानी में 5 किलो चीनी डाल दीजिएगा तो पूर्ण रूप से थोड़े ना घुल जाएगा, तो विलियन क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस। पानी में बालू डाल के घोलेंगे, पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा, वो हेट्रोजीनियस है। ठीक है, तो जब किसी निश्चित अनुपात में विलेय को विलाय में नहीं मिलाया जाता, यानी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में नहीं मिलाया जाता, रेशियो फिक्स नहीं हो, तो उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस। अब जैसे शरबत है, तो शुगर सिरप, शरबत में आपका रेशियो फिक्स नहीं होता है, चीनी कितना मिला रहे हैं, पानी कितना मिला रहे हैं। दूसरा क्या है, प्योर एयर। तो एयर का मतलब क्या, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, यही 3 गैस होता है ना मुख्य रूप से। कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 0.03%, ऑक्सीजन कितना 21%, नाइट्रोजन कितना 78%। तो सबका परसेंटेज एक है कि अलग अलग है, अलग अलग है। तो एयर क्या हो गया आपका, हेट्रोजीनियस हो गया। दाल रहता है, जो पल्स, जो दाल हम लोग रखते हैं, उसका भी अमाउंट फिक्स नहीं रहता है, तो ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर के उदाहरण है। होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर, समांग मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में देखो क्या लिखा हो, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सबस्टेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी विलेय में विलायक को मिला दिया जाए और दोनों एक दूसरे में घुल जाए। नमक में पानी को मिला दिया जाए तो नमक खत्म, अब वो पानी नमकीन दिखेगा, तो वो विलयन क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या लिखा हुआ, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर, 2 पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है, जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो कोई भी विलयन होगा उसमें 2 चीजें मिलेंगी, एक क्या मिलेगा इसमें आपको, सॉल्यूट, और दूसरा इसमें क्या मिलेगा, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मतलब चीनी नमक जो है, समझ लीजिए, सॉल्यूट को ही हिंदी में बोला जाता है विलेय, विलेय कहा जाता है, और सॉल्वेंट को क्या कहा जाता है, विलायक। ठीक है, तो विलेय और विलायक दोनों रहेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। और विलेय को विलायक में पूर्ण रूप से क्या हो जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए, तो विलयन बन जाता है। सॉल्यूशन आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट। विलेय के आधार पर विलयन को कितने वर्गों में बांटा गया है, इन 3 आधारों में। पहला है असंतृप्त विलयन, दूसरा संतृप्त विलयन, और तीसरा अति संतृप्त विलयन। तो इसके बारे में कल हम समझा दिए थे। अनसैचुरेटेड जो होता है, इसमें विलयन में जो लिक्विड है उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बचा रहता है, समझ गए, इंटरमोलिकुलर स्पेस बचा रहता है। जो सैचुरेटेड होता है, संतृप्त, इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं रहता है। और सुपर सैचुरेटेड में इंटरमोलिकुलर स्पेस बनाने के लिए हीट का, उष्मा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग कल ध्यान लिख चुके थे और इसमें आपने डायग्राम में लिख लिया, इसलिए लिखने की उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहां से एकदम फिक्स है कि केमिस्ट्री में एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है, 100% इस डायग्राम से एक प्रश्न उठ के आएगा ही। अब इसको पहले समझ लो फिर बताते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या हो जाएगा, विलायक। ठीक है, और सॉल्यूट का मतलब विलेय, विलेय, यानी इसमें इसको घुलाया जा रहा है। ठीक है, तो गैस में यदि आप गैस को, प्रश्न पूछेगा आपसे कि एयर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ, या क्वेश्चन पूछेगा कि जो कोहरा होता है, फॉग जिसको कहते हैं, तो कोहरा किसका मिश्रण होता है, तो कोहरा लिक्विड में गैस का मिक्सचर होता है। समझ में आ रहा है, कोहरा में जाइएगा तो पानी उनी बाल पर पूरा लग जाता है कि नहीं, तो लिक्विड में वो क्या मिला हुआ है, गैस मिला हुआ है। कपूर किसका मिश्रण है, तो कपूर डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है, गैस में, तो सॉलिड और गैस का मिक्सचर हो गया। कपूर जो होता है
जैसे अब लोग किसी भी पदार्थ को आप जलाओगे सॉलिड से, तो सॉलिड से पहले किस में जाता है? लिक्विड। लिक्विड से किस में जाता है? गैस में। अब पानी है आपका सॉलिड, उसको गर्म करिएगा तो पहले लिक्विड होगा तब ना भाप बनेगा। लेकिन कपूर जो होता है उसमें ऊर्ध्वापातन होता है, जिसको सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन मतलब कपूर सॉलिड से लिक्विड में ना जाकर सीधा किस में जाता है? गैस में जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए गैस में किसका मिश्रण? गैस का। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एयर। तो पूछे कि हवा किसका मिक्सचर है? तो गैस और गैस का। दूसरा क्या है? वेपर एंड फॉग। फॉग माने कोहरा और वेपर मतलब जो धुंध होता है, ठीक है, वो किसका मिश्रण है? गैस में लिक्विड का। उसके बाद है स्मोक। स्मोक माने धुआं। साइक्लोन मतलब चक्रवात। चक्रवात हो या धुआं हो, उसमें गैस में क्या रहता है? सॉलिड। धूल कण उड़ता है ना चक्रवात में, तो गैस में क्या रहता है? सॉलिड। उसके बाद देखिए दूसरा सॉल्वेंट में, लिक्विड में यदि गैस मिला रहे तो क्या बन जाता है? कोल्ड ड्रिंक। लिक्विड में गैस रहे तो क्या बनता है? कोल्ड ड्रिंक। जितना सारा कोल्ड ड्रिंक है उस पर आप देखिएगा लिखा रहता है एरिएटेड वाटर। कोल्ड ड्रिंक पर क्या लिखा रहता है? एरिएटेड वाटर। अब एरिएटेड वाटर का मतलब क्या? सारे कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा गैस डाला जाता है? कोल्ड ड्रिंक पी के हम लोग ढकार मारते हैं, बोलते हैं एसिडिटी दूर हो रहा है। वो एसिडिटी दूर नहीं होता है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वही डकार से बाहर निकलता है। समझ गए? तो पानी में फ्लेवर डाल करके कौन सा गैस मिला दिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बन जाता है? कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो लिक्विड और गैस का मिक्सचर कोल्ड ड्रिंक हो गया। लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर, तो दूध में पानी जो मिला रहता है, ठीक है, वो लिक्विड में किसका एग्जाम्पल हो गया? लिक्विड का। लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका क्या? शुगर सिरप। शुगर सिरप, शुगर सिरप माने शरबत। ठीक है, शरबत जो होता है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? लिक्विड में सॉलिड का। ठीक है, उसके बाद देखिए सॉलिड और गैस, तो कैम्फर इन एयर, कपूर को हवा में जलाना। ठीक है, उसके बाद सॉलिड और लिक्विड, तो ग्रीज हो जाएगा। स्पेलिंग गलत है, ग्रीज। ग्रीज देखें चक्का का साइकिल में लगाया जाता है फ्रिक्शन को घटाने के लिए, चाहे दरवाजा वगैरह में लगाते हैं, जब दरवाजा खराब होने लगता है तो उसमें सॉलिड और लिक्विड का एग्जाम्पल क्या हो जाता है? ग्रीज हो जाता है। दरवाजा वगैरह नहीं लाता है, चोचियाता है गर्मी के दिन में दरवाजा, उसमें लगा दिया जाता है कि आवाज नहीं करे, फ्रिक्शन क्या हो जाए? उसका कम हो जाए। तो सॉलिड में लिक्विड का मिश्रण क्या हो जाएगा? ग्रीज हो जाएगा। सॉलिड में सॉलिड का मिक्सर क्या हो जाएगा? एलॉय। एलॉय का मतलब जैसे अब टीन होता है तो टीन में सॉलिड ही कंपोनेंट न मिलाया जाता है, या फिर आपका जो स्टेनलेस स्टील होता है जिससे बर्तन बनता है, तो बर्तन में कई सारे जो चीजों को मिलाया जाता है वो सॉलिड में सॉलिड के मिश्रण होते हैं। ठीक है, तो इस चार्ट को बना लीजिए, यहां से तय है कि एक ना एक प्रश्न परीक्षा में आएगा ही। हाँ, हाँ, ये वाला सॉलिड में गैस। सॉलिड में गैस, कपूर को हवा में जलाना, तो कपूर को हवा में जलाते हैं तो सीधे किस में जाता है? सॉलिड से गैस में, वाह पानी में नहीं जाता। ऊर्ध्वापातन विधि कहते हैं इसको। क्या उदाहरण? अच्छा, सबका हिंदी। ठीक तो है, उसमें हिंदी कौन सी बताएं? अब एयर मैंने हवा नहीं जानती हैं आप, तो आप पूछिएगा हम बता देंगे। अब उसका हिंदी नहीं जानिएगा तो क्या जानिएगा? इतना आसान शब्द है। अब कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाते होंगे आप तो कहते होंगे क्या शीतल पेय पदार्थ दीजिए, या कहिए कि कोल्ड ड्रिंक ही दीजिए। हाँ, तो इन दोनों से विलायक और विलेय मिलेगा तो विलियन बनेगा। ये सब विलियन नहीं है, ये विलियन कैसे हो जाएगा?
विलयन तो बनेगा होमोजीनियस मिक्सचर से ना, दोनों एक निश्चित अनुपात में रहे तब, तो दोनों निश्चित अनुपात में थोड़े मिल रहे हैं कि विलयन बन जाएगा। लिख लिए? एलॉय, अयस्क, अयस्क, स्मोक मतलब धुआं, चक्रवात, सॉलिड और सॉलिड, कैम्फर इन एयर, कपूर का हवा में जलना, कपूर का हवा में जलना, अयस्क। चलिए हो गया, इसमें कोई दिक्कत है? वेपर मतलब वाष्प, हाँ, साइक्लोन मतलब चक्रवात, गैस से सॉलिड, धुआं और चक्रवात। जैसे चक्रवात चलता है तो उसमें हवा तो रहता है, हवा के साथ धूलकण उड़ता है ना, और स्मोक में भी सॉलिड पार्टिकल रहते हैं। जो धुआं उड़ता है तो धुआं में तो गैस रहेगा ही, और गैस के साथ कुछ डस्ट वो सब रहता है, राख वगैरह उड़ते रहता है, वो सब अयस्क। हाँ चलिए, ये आपके काम का नहीं है। चलिए अब क्या हेडिंग बनाइएगा, हेडिंग बना लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हेडिंग बनाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। उसको पहले वो लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से के बाद गैस में जाएगा। हेडिंग बना लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना हेडिंग बना लेंगे। देखिए परमाणु संरचना में क्या है, इसको पहले देखेंगे। एटम जो होता है, इस एटम के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था ऋषि कनाद। ठीक है, तो परमाणु के बारे में सबसे पहले परिकल्पना किस वैज्ञानिक ने की थी? ऋषि कनाद ने। तो ऋषि कनाद ने एटम शब्द नहीं दिया था, क्या शब्द दिया था? परमाणु। और परमाणु जो होता है उसका आप संधि विच्छेद अगर करें तो परम जोड़ अणु, तो परम मतलब सबसे छोटा और अणु का मतलब क्या? कण। तो परम अणु का मतलब पदार्थ का सबसे छोटा कण। ये कौन कहे थे? ऋषि कनाद। लेकिन भारत से थे बेचारे, तो उनको मान्यता सब दिया नहीं।
बाद में एक वैज्ञानिक आया डाल्टन। तो डाल्टन लगातार इतना गलत थ्योरी दिया, फिर भी आज के समय में हम लोग उसके थ्योरी को पढ़ते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। तो डाल्टन जब आया तो डाल्टन ने कौन सा शब्द दे दिया? एटम। डाल्टन आया तो डाल्टन ने शब्द दिया एटम, और एटम जो वर्ड है इसको अगर हम लोग संधि विच्छेद इसका करें एटम का, तो दो वर्ड से बना है, टॉम और ए। तो टॉम का मतलब होता है टू बी बाइट, यानी वैसा चीज जिसको काटा जा सके, और इसके आगे ए लग गया, इसका मतलब नॉट हो जाएगा, नॉट टू बी बाइट, जिसे काटा नहीं जा सके। तो डाल्टन जब आया तो उसने कॉपी पेस्ट मारा ऋषि कनाद के थ्योरी को, और परमाणु को क्या कह दिया? एटम। और एटम का मतलब होता है दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्टिकल्स। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसको खंड या टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? एटम। अब एटम शब्द जो है अगर हम लोग देखें तो अपने आप में भयंकर बलंडर है, इससे गलत शब्द कुछ हो नहीं सकता है। एटम, आज तक हम लोग किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? एटम। लेकिन एक एटम को आप कई सारे टुकड़ों में बांट सकते हैं, जिसके बारे में बाद में चल करके अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी को दिया। यानी ये बात सही नहीं है कि आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एन एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसोन, बोसोन, कई सारे भाग में इसको क्या किया जा सकता है? बांटा जा सकता है। अब एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था जे थॉमसन। तो जे थॉमसन आए तो उन्होंने परमाणु को बांट दिया, किस रूप में? इलेक्ट्रॉन के रूप में। कहा कि परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था गोल्डस्टेन। तो जब गोल्डस्टेन आए उन्होंने कहा कि इसके अंदर भाई प्रोटॉन भी होता है। उसके बाद आए चैडविक आए तो चैडविक ने कहा कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है। बाद में आए एंडरसन आकर के कहे कि एटम के अंदर पॉजिट्रॉन भी होता है। बाद में आया युकावा आकर के कहा कि एटम के अंदर मेसोन भी होता है। समझ गए? तो एक एटम को आप कई सारे भागों में बांट सकते हैं। तो हमारा यह मत है कि अब ये नाम ही बदल देना चाहिए, एटम जो शब्द है इसका नाम कुछ और खोज लेना चाहिए, क्योंकि ये शब्द सही नहीं है। एटम को बांटा जा सकता है, खंड या टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। ये थ्योरी था डाल्टन का। डाल्टन का कहना था कि एटम को हम लोग नहीं बांट सकते। तो सबसे पहले परमाणु के बारे में बताने वाले भारतीय मूल के ऋषि कनाद थे। ऋषि कनाद को कॉपी पेस्ट करने वाला डाल्टन था, लेकिन डाल्टन चूंकि अंग्रेज था, बुद्धि लगा दिया, इसलिए डाल्टन को कहा गया फादर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो आप कनाद का नाम नहीं लेंगे, किसका लेंगे? डाल्टन का। ठीक है, डाल्टन को क्या बोला गया? फादर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसने क्या कहा कि एटम जो होता है वो पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है। कुछ बातें इसने और भी बताने का प्रयास किया था कि एक एटम जो होता है उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। एटम का जो सेंटर होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स पॉइंट इसमें क्या उसने बताया। तो फर्स्टली स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय ऋषि कनाद। ऋषि कनाद ने परमाणु संरचना को समझाया। दूसरा, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन डाल्टन, दैट्स व्हाई डाल्टन इज नोन एज फादर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना को इंट्रोड्यूस किसने किया? डाल्टन ने। तो डाल्टन को बोला गया परमाणु संरचना का जनक। आ गया टर्म एटम वाज गिवन बाय डाल्टन। परमाणु शब्द अगर पूछे किसने दिया था तो आपने नाम लेंगे ऋषि कनाद का, लेकिन अगर पूछे कि एटम शब्द किसके द्वारा दिया गया तो क्या कहेंगे? डाल्टन का। डाल्टन सेज दैट, डाल्टन का कहना था एटम्स आर अनडिवाइडेड पार्टिकल ऑफ मैटर। परमाणु पदार्थ के अविभाज्य कण होते हैं जिन्हें अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता है। ये डाल्टन का कहना था। आगे लिखा हुआ है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज प्रूव्ड रॉन्ग। डाल्टन का परमाणु संरचना सिद्धांत क्या हो गया? गलत हो गया। बिकॉज एन एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो एक्सेट्रा। ठीक है, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या हो गया? गलत हो गया। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फाइंड इन न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में, नाभिक में। व्हाइल इलेक्ट्रॉन रोटेट इन देयर आउटर ऑर्बिट। इसको पहले लिख लेंगे इतना, फिर आगे हम लोग एक एक करके बढ़ते हैं। अभी रदरफोर्ड आएंगे, उनको भी बुलाया जाएगा, थोड़ी देर के बाद बुलाएंगे उनको, अभी रास्ते में है। चलिए लिखिएगा। सर्वप्रथम, इंग्लिश वाले लोग सेम छापिए, हिंदी वाले लिखिए। सर्वप्रथम परमाणु की व्याख्या, सर्वप्रथम परमाणु की व्याख्या ऋषि कनाद ने की थी। सर्वप्रथम परमाणु की व्याख्या ऋषि कनाद ने की थी। ऋषि कनाद
ऋषि कनाद ने की थी। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, डाल्टन ने एटम शब्द दिया। डाल्टन ने एटम, डाल्टन ने एटम शब्द दिया और कहा एटम, और कहा एटम पदार्थ का, और कहा एटम पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। एटम पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। एटम पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, डाल्टन का परमाणु संरचना, डाल्टन का परमाणु संरचना गलत है, गलत है क्योंकि, डाल्टन का परमाणु संरचना गलत है क्योंकि एक परमाणु को, क्योंकि एक परमाणु को इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु को इलेक्ट्रॉन, कॉमा प्रोटॉन, कॉमा न्यूट्रॉन, कॉमा पॉजिट्रॉन, 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 कॉमा मेसोन, मेसोन, न्यूट्रॉन के बाद लिख लीजिए पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसोन इत्यादि कणों में, मेसोन इत्यादि कणों में बांटा जा सकता है। इत्यादि कणों में बांटा जा सकता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, परमाणु के नाभिक में, अगला पॉइंट लिखेंगे, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाया जाता है, पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर, जबकि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूमते रहता है। वृत्ताकार पथ पर बाहरी कक्षा में घूमते रहता है। वृत्ताकार पथ पर बाहरी कक्षा में घूमते रहता है। हो गया। अब देखो, एटम में किसी भी परमाणु में दो पार्टिकल होंगे। एक पार्टिकल को हम लोग देखो यहां लिखा हुआ फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब मौलिक कण। तो किसी भी परमाणु में मौलिक कण कितने हो जाएंगे? दो मौलिक कण। एक हो जाता है आपका परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या? मौलिक कण। तो मौलिक कण दो प्रकार का, एक हो गया आपका परमानेंट, देखिए यहां लिखा हुआ है, एक है आपका परमानेंट पार्टिकल और दूसरा है टेम्पोररी पार्टिकल। परमानेंट पार्टिकल का मतलब क्या? अगर वो नहीं रहे तो आप उस पदार्थ को एटम कहेंगे ही नहीं। और टेम्पोररी फंडामेंटल पार्टिकल, अगर कोई नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसको आप जोड़ के देख सकते हो सेल से। सेल में हमने आपको क्या बताया था कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये तीनों रहेगा तभी किसी को हम कोशिका कहेंगे। इन तीनों में से कोई हटे तो कोशिका नहीं होगी। वैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों रहे तभी परमाणु बनेगा। इस कारण से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? परमानेंट पार्टिकल, अस्थाई मौलिक कण, ठीक है। दूसरी बात, सेल में हमने क्या कहा था? अब जैसे प्लास्टिड होता है तो प्लास्टिड आपके केवल प्लांट में होता है, जंतु में होता है? नहीं होता है। वैसे ही टेम्पोररी फंडामेंटल पार्टिकल मतलब मेसोन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिन, ये सब अस्थाई मौलिक कण कहलाते हैं। मतलब इनमें से अगर कोई एक नहीं भी रहे तो परमाणु को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो परमाणु में मौलिक कण कितने? दो, अस्थाई मौलिक कण, अस्थाई मौलिक कण, ठीक है। तो एक छोटा सा हेडिंग बनाएंगे, मौलिक कण। मौलिक कण, इंग्लिश वाले लोग यहां तक लिख लिए हैं? लिख लीजिए, मौलिक कण।
मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स इंग्लिश में कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, मौलिक कण। इसमें पहला लिखिएगा, मौलिक कण में पहला लिखिएगा अस्थाई मौलिक कण। मौलिक कण में पहला लिखेंगे अस्थाई मौलिक कण, अस्थाई मौलिक कण, ठीक है। डैश देकर के लिखिएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को, हो गया है ऊपर देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को अस्थाई मौलिक कण कहते हैं, अस्थाई मौलिक कण कहते हैं, अस्थाई मौलिक कण कहते हैं। और दूसरा लिखिएगा अस्थाई मौलिक कण, दूसरा लिखेंगे अस्थाई, अस्थाई मौलिक कण, हो गया। इसमें डैश देकर के लिखेंगे, लिखा हुआ है यहां देख के लिख लीजिए, मेसोन पोजिट्रॉन न्यूट्रिन, मेसोन पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन न्यूट्रिन, न्यूट्रिन इत्यादि, न्यूट्रिन इत्यादि। इसका हिंदी क्या होगा, वही होगा मेसोन पोजिट्रॉन न्यूट्रिन इत्यादि अस्थाई मौलिक कण हैं, अस्थाई मौलिक कण हैं, अस्थाई मौलिक कण हैं, ठीक है, अस्थाई मौलिक कण हैं। अब इसमें देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब पॉजिटिवली चार्ज्ड कैसे होता है, ये बहुत रोचक कहानी है, इसको थोड़ी देर में सुनाएंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू देयर न्यूक्लियस। इसका मतलब समझिएगा, कोई अगर परमाणु हम लोग अगर एक कंसीडर करें, मान लो यहां पर एक क्या है, परमाणु है, ठीक है, तो परमाणु का जो सेंटर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके बाहरी कक्षा पर वृत्ताकार पथ पर कौन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन, तो ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। और परमाणु का ये जो सेंटर है ना, केंद्र, इसमें दो चार्ज है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। और अगर पूछा जाए कि परमाणु का जो वजन होता है, भार होता है, वो किसके बराबर और किसके कारण होता है, अब यहां देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, लेकिन अगर इसी में पूछे कि परमाणु का भार किसके कारण होता है, तो आप क्या कहेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के कारण होता है, मतलब उसके नाभिक के कारण होता है। और यह भी बात आप लोग जानते होंगे कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन के। एक परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन, और जितना इलेक्ट्रॉन होगा जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हम लोग ये क्यों नहीं कह सकते हैं कि परमाणु का जो भार होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है, ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं। यहां पर देखो लिखा हुआ है ना, द मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू देयर न्यूक्लियस, परमाणु का भार किसके कारण, नाभिक के कारण, जबकि प्रोटॉन जितना है उतना इलेक्ट्रॉन भी है। तो नाभिक के कारण क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार पथ पर लगातार क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां रहेगा तो इसका भार कुछ और रहेगा, यहां रहेगा तो इसका भार कुछ और रहेगा, और कई बार इलेक्ट्रॉन आवेशित होकर के चार्ज इस पर बढ़ने के कारण न्यूक्लियस से दूर वाली कक्षा पर भागते हैं। यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर इस पर चार्ज बढ़ रहा है, इस पर आवेश बढ़ रहा है, तो ये इस ऑर्बिट से, इसको के ऑर्बिट बोलेंगे, के ऑर्बिट से शिफ्ट करेगा किस पर, एल पर, एल से शिफ्ट करेगा एल पर, एल से शिफ्ट करेगा एम पर, और इसकी ऊर्जा का स्तर यदि कम होगा तो यहां से भागेगा किधर, न्यूक्लियस की तरफ। ऊर्जा बढ़ने पर न्यूक्लियस से दूर भागेगा, और ऊर्जा घटने पर न्यूक्लियस के तरफ भागेगा। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि स्टेबल नहीं होता, ठीक है, अपने पथ पर घूम रहा है, इस कारण से हम लोग कहते हैं कि परमाणु का जो भार होता है वो किस कारण से होता है, उसके न्यूक्लियस के कारण से होता है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया,
रदरफोर्ड ने बताया और कहा कि इन विच न्यूक्लियॉन्स आर फाउंड। न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ये किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को इसको लिखेंगे, इसको लिखिएगा परमाणु का भार। अगला पॉइंट, परमाणु का भार उसके नाभिक के कारण होता है। परमाणु का भार उसके नाभिक के कारण होता है। उसके नाभिक के कारण होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, नाभिक की खोज, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी और कहा, और कहा, कहा नाभिक में, नाभिक में न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, नाभिक में न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, ब्रैकेट में लिखिएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ब्रैकेट में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ब्रैकेट बंद, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से न्यूक्लियॉन्स किसे कहेंगे? समझ गए? ऑप्शन में दे देगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आपको दे देगा मेसोन, उसके बाद दे देगा आपको प्रोटॉन, उसके बाद दे देगा न्यूट्रॉन, और एक ऑप्शन दे देगा आपको सी और डी दोनों। आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी दोनों हो जाएगा। तो न्यूक्लियॉन का मतलब क्या हुआ? जो न्यूक्लियस में है। तो न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, कोई एटम है तो उस एटम में उसका न्यूक्लियस जो होगा और एटम होगा। मान लो यहां पर कोई एक परमाणु है, इस परमाणु में ये इसकी बाहरी कक्षा है और ये इसका केंद्र है। ठीक है, सेंटर है, न्यूक्लियस है। तो इस एटम के इस न्यूक्लियस का भी कुछ रेडियस होगा और पूरे के पूरे इस एटम का भी रेडियस होगा, होगा ना? तो अगर हम आपसे पूछे कि एटम का रेडियस बताइए, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटम की त्रिज्या अगर आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे कि एटम की त्रिज्या को हम लोग किस में मापते हैं? एंगस्ट्रम में। एटम की त्रिज्या किस में मापी जाती है? एंगस्ट्रम में। और एक एंगस्ट्रम जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। तो याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि परमाणु की त्रिज्या किस में मापी जाती है? तो एंगस्ट्रम में मापी जाती है, और एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर। और वहीं पर ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की त्रिज्या रेडियस मापनी हो तो फर्मी में मापते हैं। किस में मापेंगे? फर्मी में। और एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, तो परमाणु की त्रिज्या फर्मी, परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रम में और नाभिक की त्रिज्या फर्मी में। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर, एक फर्मी बराबर 10 के पावर माइनस 15 मीटर। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि एक नाभिक अपने परमाणु से कितना छोटा होता है, तो 1 लाख गुना छोटा होता है। दिख रहा है ना कितना? ये 10 के पावर 15 है, 10 के पावर माइनस 10 है। तो एक न्यूक्लियस अपने पूरे परमाणु से कितना छोटा होगा? 1 लाख गुना ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो चलिए ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए फटाफट। ये वाला पॉइंट, और हिंदी में लिखिएगा ना, लिखिए, लिखिएगा परमाणु की त्रिज्या, अगला पॉइंट लिखेंगे परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रम, यहां लिखा हुआ है परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रम, ANGESTRUM, एंगस्ट्रम, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा A0, एंगस्ट्रम, ब्रैकेट में A0। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रम में मापी जाती है, एंगस्ट्रम में मापी जाती है। और नीचे में ये लिख लीजिएगा रेडियस ऑफ एन एटम, बॉक्स में लिख लीजिए रेडियस ऑफ एटम यानी परमाणु की त्रिज्या बराबर 10 के पावर माइनस
10 मीटर और ब्रैकेट में 1 एंगस्ट्रम। हो गया? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, नाभिक की त्रिज्या, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, नाभिक की त्रिज्या फर्मी, FERMI, फर्मी में मापी जाती है। नाभिक की त्रिज्या फर्मी में मापी जाती है। और नीचे लिख लीजिएगा ये, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बराबर 10 के पावर -15 मीटर 1 फर्मी। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बराबर 10 के पावर -15 मीटर ब्रैकेट में 1 फर्मी। अब नोट में एक पॉइंट लिखेंगे, नाभिक अपने परमाणु से, नाभिक अपने परमाणु से 1,00,000 गुना, परमाणु अपने नाभिक से 1,00,000 नाभिक अपने परमाणु से 1,00,000 गुना, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 10 के पावर 5, 1,00,000 गुना ब्रैकेट में 10 के पावर 5, ब्रैकेट बंद, -5 कैसे, 5 होगा ना, 5 होगा। परमाणु, नाभिक अपने परमाणु से 1,00,000 गुना छोटा होता है, 1,00,000 गुना छोटा होता है, 1,00,000 गुना छोटा होता है। ठीक है, अब अगला हेडिंग बनाएंगे परमाणु मॉडल। छोटा सा हेडिंग बनाएंगे परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल। अब देखो यहां से एटॉमिक मॉडल का शुरुआत होता है, अलग अलग वैज्ञानिक आते जाएंगे, अपना गलत गलत सिद्धांत देते जाएंगे। ठीक है, और उन सब गलत गलत सिद्धांत को पढ़ लेना है हम लोगों को, और लास्ट में मिलेगा सीधा एक सही सिद्धांत जो नील्स बोर दिया था। उसके पहले का सब गलत गलत सिद्धांत पढ़ना है, और गलत सिद्धांत से क्वेश्चन भी आता है। दुर्भाग्य है हम लोगों का, है ना। सिलेबस बढ़ा देने का तरीका ही सब होता है और कुछ नहीं होता। आएंगे प्रोटॉन में आएंगे, कैसे रदरफोर्ड ने किया था वो बताएंगे, थोड़ी देर रुकिए ना। अब देखिए इसमें क्या है, एटॉमिक मॉडल, परमाणु मॉडल। तो देखिए परमाणु मॉडल में सबसे पहले कौन वैज्ञानिक आता है, जे थॉमसन। ठीक है, तो जे थॉमसन जब आया तो जे थॉमसन ने क्या कहा इसने कि देखो भाई परमाणु कुछ नहीं होता है, परमाणु का मतलब एक तरबूज है। ठीक है, जे थॉमसन जब आया तो थॉमसन ने क्या कहा कि परमाणु का मतलब तरबूज, और तरबूज जो होता है, इस तरबूज में पूरा का पूरा यह कैसा दिखता है, लाल रंग का। तो इसने कहा कि परमाणु का मतलब तरबूज, किसने, जे थॉमसन ने। तो प्रश्न सीधा एग्जाम में आता है कि तरबूज का परमाणु मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया, तो जे थॉमसन ने। दूसरा क्वेश्चन पूछता है प्लम पुडिंग मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया, तो जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन का 2 मॉडल था, एक वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल और दूसरा प्लम पुडिंग मॉडल। वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल में जे थॉमसन ने पूरे परमाणु को कहा भाई ये तरबूज है, और इस तरबूज के अंदर आपने देखा होगा कि काले रंग के बिखरे बिखरे बीज होते हैं, अलग अलग स्थानों पर होता है ना। तो जे थॉमसन ने क्या कहा, इसने कहा कि परमाणु का जो लाल वाला भाग है, रेड पार्ट, इसको उसने क्या कहा, प्रोटॉन, और कहा कि इस परमाणु के अंदर में, इस तरबूज के अंदर में जो बिखरे हुए काले बीज हैं उसको क्या कहा, इलेक्ट्रॉन। यही था वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल। वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल में जे थॉमसन ने पूरे के पूरे परमाणु को एक तरबूज कहा, और तरबूज का लाल वाला भाग कहा प्रोटॉन, और तरबूज के अंदर काले बिखरे हुए बीज को क्या कहा, इलेक्ट्रॉन। तो बताइए ये मॉडल सही है कि गलत है, गलत है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से बात नहीं है, ये मॉडल इसलिए गलत है कि इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए नहीं होते हैं, वो बाहरी वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, इसलिए ये मॉडल जो था जे थॉमसन का गलत था। दूसरा, जब ये मॉडल फेल हुआ तो दिमाग लगाया, दूसरा मॉडल दिया, कौन सा, प्लम पुडिंग। कहा कि तरबूज वाला गलत, कोई दिक्कत नहीं, प्लम पुडिंग मॉडल तो सही होगा।
और प्लम पुडिंग मॉडल में इसने क्या बताया कि परमाणु का मतलब डोनट्स, जो केक और पेस्ट्री हम लोग खाते हैं ना, तो कहा कि परमाणु का मतलब डोनट्स, डोनट्स का जो क्रीम वाला भाग है, मैदा वाला भाग है, उसको कहा प्रोटॉन, और उसके अंदर में जो काजू किशमिश बादाम पिस्ता डाला हुआ रहता है उसको क्या कहा, इलेक्ट्रॉन। फिर दोबारा वही गलती कर दिया। ये समझ नहीं पाया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो बिखरा हुआ यत्र तत्र नहीं होता है, वो वृत्ताकार पथ पर क्या करता है, गति करते रहता है। ठीक है, तो इनका दोनों का दोनों परमाणु सिद्धांत क्या हो गया, गलत हो गया। वही चीज लिखा हुआ है, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल वाज गिवन, पहला परमाणु सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक जे थॉमसन, इन विच दे एज्यूम एटम एज अ वाटरमेलन, उसमें उसने परमाणु को क्या माना, वाटरमेलन, तरबूज माना। थॉमसन स्टेट दैट द रेड पार्ट ऑफ अ वाटरमेलन, थॉमसन ने कहा कि तरबूज का जो लाल वाला भाग है वो क्या है, प्रोटॉन, while electrons are scattered as seed of watermelon, जबकि तरबूज के बिखरे हुए बीज को क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का। बस यही था, समझ गए। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला परमाणु मॉडल किसने दिया, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की तुलना किससे की, तो तरबूज के बीज से की। ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल किसने दिया, जे थॉमसन। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया, जे थॉमसन। ठीक है, तो इसको लिखिएगा। पहला हेडिंग बनाएंगे इसमें परमाणु मॉडल में थॉमसन मॉडल, परमाणु मॉडल में पहला हेडिंग बनाइएगा थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। जे थॉमसन ने, थॉमसन मॉडल में लिखिएगा जे थॉमसन, इनका पूरा नाम जे थॉमसन। जे थॉमसन ने वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल, ये इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, जे थॉमसन ने, लिखा हुआ होगा वाटरमेलन मतलब तरबूज, वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन ने वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल तथा प्लम पुडिंग, PLUM प्लम, हाँ इंग्लिश में ही ये भी लिखिए, प्लम PLUM प्लम पुडिंग, PUDDING प्लम पुडिंग मॉडल दिया। जे थॉमसन ने वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल दिया। अगला पॉइंट लिखिएगा, जे थॉमसन ने बताया, प्लम पुडिंग समझ रहे हैं ना, डोनट्स, केक वाला को प्लम कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, जे थॉमसन ने तरबूज के लाल भाग की तुलना, जे थॉमसन ने तरबूज के लाल भाग की तुलना प्रोटॉन से की, प्रोटॉन से की, प्रोटॉन से की, और तरबूज में बिखरे हुए काले बीजों को, और तरबूज में बिखरे हुए काले बीजों को इलेक्ट्रॉन कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। समझ गए, आगे बढ़ा जाए। अब चलो, अब इनका थ्योरी गलत करने के लिए कौन वैज्ञानिक आया, रदरफोर्ड। ठीक है, इनका थ्योरी गलत करने के लिए कौन वैज्ञानिक आया, रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल थोड़ा समझने वाला है, कॉन्सेप्चुअल है। देखो लिखना था क्या, अभी लिख लिए थे ना। तो दूसरा कौन वैज्ञानिक आते हैं, रदरफोर्ड। पढ़ना पड़ेगा, क्या करिएगा। तो रदरफोर्ड आया, तो क्वेश्चन देखो दूसरा ये पूछेगा कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को किस वैज्ञानिक ने गलत बताया, तो रदरफोर्ड। याद रखिएगा, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को गलत बताने वाला वैज्ञानिक रदरफोर्ड। तो पहले तो हेडिंग बना लो, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। पहले हेडिंग बना लीजिए, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। हो गया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब देखिए, रदरफोर्ड जब आया
तो इसने क्या किया समझिएगा, रदरफोर्ड के मॉडल को कहा जाता है अल्फा प्रकीर्णन मॉडल। ठीक है, क्या कहा जाता है? अल्फा प्रकीर्णन मॉडल। अंग्रेजी में कहते हैं अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। ठीक है, इसको पहले समझ लो। रदरफोर्ड ने क्या किया, जब रदरफोर्ड आए तो उन्होंने एक सोना का चादर लिया। ठीक है, रदरफोर्ड आने के बाद, सोना इसी रंग का होता है, यह है, अब चलेगा ये भी, लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं तो बहुमत का समर्थन करना पड़े। वही कलर है जी। अच्छा, कोनो बात ना। हाँ? सेब। अब ये बना सोना। हाँ? इसने क्या किया, एक सोना का चादर लिया, गोल्ड सीट। ठीक है, और सोना का बहुत पतला चादर लिया इसने, बड़ा महंगा था इसीलिए। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया, सोना का एक चादर लिया, और सोना के चादर लेने के बाद इसने एक और तत्व लिया, वो तत्व था रेडियम। ठीक है, तत्व का नाम आपने सुना होगा, तत्व कौन सा था? रेडियम। रेडियम लिया। रेडियम जो होता है ये चमकीला तत्व होता है। ठीक है, अंधेरे में क्या होता है, चमकता है। घड़ी ओड़ी का जो सुई रहता है ना, उसमें रेडियम लगाया जाता है। रिमोट के बटन में भी रेडियम रहता है। ठीक है, अंधेरे पर रखते हैं तो चमकता है ना, तो उसने क्या किया, रेडियम लिया, और रेडियम लेने के बाद इस रेडियम से उसने अल्फा किरण उत्सर्जित कराया। कौन किरण? अल्फा। रेडियो एक्टिविटी में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, 3 प्रकार का किरण, अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा किरण जो होता है, ये याद रखना है, कैसा चार्ज होता है इस पर? पॉजिटिव चार्ज। अल्फा किरण जो होता है वो घनावेशित होता है, धनावेशित होता है। बीटा किरण ऋणावेशित होता है। बीटा किरण जो होती है वो निगेटिव चार्ज, और गामा किरण नो चार्ज, कोई चार्ज गामा पर नहीं होता। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता गामा किरण की होती है, समझ गए? गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ऐसे इसकी भी भेदन क्षमता ठीक ठाक है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। तो उसने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक सोना का चादर लिया और रेडियम तत्व से कौन सा किरण उत्सर्जित कराया? गामा किरण। और कितना गामा किरण टोटल उत्सर्जित कराया इसने? 20,000। टोटल 20,000 गामा किरणें उसने रेडियम से निकाली, और निकाल करके उन 20 अल्फा किरण, और 20,000 इन अल्फा किरणों को सोने के इस पतले चादर से क्या किया? गुजारा। ठीक है, पास कराया। अब कुछ किरण जो इसने इस सोने के चादर से पास कराया, वो किरण आराम से इस सोने के चादर को पास करते हुए चली गई। अल्फा किरण जो थी, वो अल्फा किरण सोने के इस चादर को पास करते हुए आसानी से क्या होते चली गई? निकलते चली गई। ठीक है, अब परमाणु का ये सेंटर है, ठीक है, केंद्र है। ये हो गया आपका परमाणु का केंद्र। अब कुछ अल्फा किरण जो था परमाणु के इस सेंटर पर आया। ठीक है, ऐसे अल्फा किरण आया और यहां नाभिक के पास सट करके थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, और डिस्टर्ब होकर के क्या हुआ? तिरछा भाग गया, इस तरह से भाग गया, सीधा नहीं निकला, साइलेंट मूव कर गया, तिरछे निकल गया। कुछ अल्फा किरण गया, यहां नाभिक के पास फिर सटा और कहां भाग गया? तिरछा भाग गया। मतलब जो भी उसने सेंटर से गुजारने का कोशिश किया, वो सेंटर से गुजर के कहां भागा? तिरछा। और जो थोड़ा सा सेंटर से ऊपर नीचे था, वो किरण जो था वो कैसे निकल गया? सीधा निकल गया। तो इसका दिमाग ठनका, किसका? रदरफोर्ड का। कहा कि भाई तिरछा क्यों भाग रहा है? तो तिरछा कोई किरण इसीलिए भागेगा ना जब सेम चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों को आप सटाएं तो रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? और पॉजिटिव और निगेटिव को सटाओ तो अट्रैक्शन होगा। तो यहां पर उसने क्या कहा कि एटम का जो सेंटर होता है, परमाणु का जो केंद्र होता है, वो घनावेशित होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि अल्फा किरण भी कैसा है? पॉजिटिव। सेंटर भी कैसा है? पॉजिटिव। तभी अल्फा किरण कैसे भाग रहा है? तिरछा किरण भाग रहा है। 20,000 टोटल अल्फा किरणों को इसने सोने के इस चादर से गुजारा था, और 20,000 में से केवल एक अल्फा किरण ऐसी थी जो इस परमाणु के केंद्र से जाकर के टकराई। 20,000 में से केवल एक, और उसी दिशा में वापस मुड़ करके चली आई। तो उसने कहा कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत अधिक हार्ड होता है, जिसको पेनिट्रेट, भेदने की क्षमता अल्फा किरण में नहीं है। तो रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट से 3 चीजों के बारे में बताया। पहला क्या बताया? परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। पहला क्या बताया? परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, जिसके कारण अल्फा किरणें बिना दिक्कत के पार होती चली गई।
दूसरा कहा कि परमाणु का मध्य भाग घनावेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए अल्फा किरणें वहां जाके विचलित हुई और तिरछे भाग गईं। तीसरा बात कहा परमाणु का मध्य भाग अत्यंत कठोर होता है, उससे अल्फा किरण पास नहीं कर सकता है। और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज कर दी। समझ में आ रहा है? तो न्यूक्लियस की खोज किसने की पूछा जाए तो रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज के लिए कौन सा मॉडल दिया? अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत। अल्फा किरणें उसने किससे उत्सर्जित की? रेडियम से। कितनी अल्फा किरणें उत्सर्जित की? 20,000। उन अल्फा किरणों को किससे गुजारा? सोने के पतले चादर से। बताया समझ में? तो इतना सारा क्वेश्चन यहां रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से बनेगा, तो एक बार पहले इसको पढ़ देते हैं फिर देखिए। दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। इस मॉडल को अल्फा प्रकीर्णन मॉडल कहा जाता है। इन दिस मॉडल रदरफोर्ड प्रोड्यूस अल्फा रे फ्रॉम रेडियम। इस मॉडल में रदरफोर्ड ने अल्फा किरण कहां से उत्सर्जित की? रेडियम से। एंड पास दिस रे फ्रॉम अ थिन लेयर ऑफ गोल्ड, और उस किरणों को सोना के पतले लेयर से पास किया। एंड गेव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और कुछ सूचनाएं दी। तो पहले इस पॉइंट को इंग्लिश में लिख लीजिए, फिर आगे लिखाते हैं। हिंदी वाले हिंदी में लिख लीजिए और अंग्रेजी अंग्रेजी में लिखिए। एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड लिख लिए हैं ना? इसमें लिखिएगा डैश दे करके। इस मॉडल को अल्फा प्रकीर्णन मॉडल, अल्फा प्रकीर्णन मॉडल, अल्फा प्रकीर्णन मॉडल कहा जाता है। अल्फा प्रकीर्णन मॉडल कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। इसमें रदरफोर्ड ने रेडियम तत्व से 20,000 अल्फा किरण, 20,000 अल्फा किरण, ब्रैकेट में लिख लेना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, घनावेशित होगा। 20,000 अल्फा किरण उत्सर्जित की और उन्हें सोना के पतले चादर से पार कराया, और निम्न जानकारियां दी। ये ज्यादा स्पष्ट समझ में आ रहा है फिगर कि वही ठीक था? ठीक है ना? अब ये ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा जो क्या जानकारियां दी। जो लोग बना लिए हैं वो छोड़ दें, जो नहीं बनाए थे वो लोग बना लीजिए। दोनों ठीक है, ऊपर वाला ही बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वही है, सेम है। इससे ज्यादा स्पष्ट ऊपर वाला ही समझ में आ रहा था। क्या वही वाला दिखा दें? ये कौन? नीचे वाला? अच्छा ठीक है, लीजिए। इसमें देखिए, इसमें न्यूक्लियस से सट के तिरछा नहीं भागा, तो ऊपर से तिरछा भाग गया है। इस सोना टाइप के फील नहीं दे रहा है ना आप लोग। लेकिन ड्रॉ करेंगे तो ये जो अल्फा किरण जा रही है ना, जो तिरछे भागी है, इसको न्यूक्लियस से सटा के भगाइएगा, नाभिक से टकरा के भागेगा।
कोई बात नहीं, व्हाइट गोल्ड बनाइए आप, व्हाइट गोल्ड ज्यादा महंगा बिकता है ना। ये भी फोटो है कि अच्छा अभी लोग बना ले तब। लिख लिए? पूरे से अट्रैक्ट कर ले रहा है ना। अब जैसे चुंबक होता है, चुंबक का दो पोल है, नॉर्थ एंड साउथ, तो नॉर्थ से नॉर्थ टकराएगा, ले आइएगा, तो टकराने से पहले दूर भागता है कि सट के दूर भागता है? पहले ही भागेगा। जैसे यहाँ एक चुंबक है, ठीक है, मान लो ये दो चुंबक है, दोनों का नॉर्थ पोल ले आओ, तो सटने से पहले इसको ढकेलना शुरू कर दे, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज, तो ऊपर से भगा दिया उसको। चलिए हो गया। अब देखो, इनके थ्योरी को गलत बताने के लिए, ये थ्योरी सही था, अल्फा प्रकीर्णन मॉडल जो है ना, इस मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तीन जानकारियां उन्होंने दी, वो लिख लीजिए। निम्न जानकारियां दी लिखे हैं ना, उसमें पहली जानकारी लिखिएगा, पहली जानकारी लिखेंगे, इसी में आगे पहली जानकारी लिखिएगा, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा लिखिएगा, कुछ अल्फा किरणें केंद्र पर आकर विचलित हुई और तिरछी भाग गईं। इससे रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का मध्य भाग, रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का मध्य भाग धनावेशित होता है। धनावेशित, परमाणु का मध्य भाग धनावेशित, धनावेशित माने पॉजिटिव, ठीक है, धनावेशित होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, 20,000 अल्फा किरणों में से 20,000 अल्फा किरणों में से एक अल्फा किरण नाभिक से टकराकर वापस आ गई। इसलिए रदरफोर्ड ने परमाणु के केंद्र को नाभिक, इसलिए रदरफोर्ड ने परमाणु के केंद्र को नाभिक कहा। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहा। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया, ठीक है। नाभिक पॉजिटिव होता है, किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। तो ये सारा का सारा चीज रदरफोर्ड का था, ठीक है। अब कोई हमसे पूछ रहे थे उस समय कि इलेक्ट्रॉन में दो क्वेश्चन पूछता है, गोल्डस्टेन और रदरफोर्ड, कोई पूछ रहे थे ना, हाँ, प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन में देखिए, प्रोटॉन का अगर आपसे पूछे कि खोजकर्ता कौन है, तो आप कहेंगे गोल्डस्टेन।
और रदरफोर्ड क्या बता रहा है, परमाणु का मध्य भाग पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये कौन बताया था, रदरफोर्ड। तो पूछा जाए कि अगर आपसे कि प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन घनावेशित होता है, ये जानकारी देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो रदरफोर्ड। समझ में आया। लेकिन रदरफोर्ड को याद आपको न के बराबर रखना है, याद रखना है प्रोटॉन में किसको, गोल्डस्टेन को। बहुत कम, मतलब 99 में 100 में 1% रदरफोर्ड का इलेक्ट्रॉन से संबंधित, प्रोटॉन से संबंधित जिक्र आएगा। प्रोटॉन कहीं भी पूछेगा, दोनों डालेगा, फिर भी आप गोल्डस्टेन के साथ ही जाइएगा। ठीक है, तो गोल्डस्टेन का कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने केवल इतना बताया था कि परमाणु का मध्य भाग घन आवेशित होता है, बाद बाकी कुछ नहीं था इनका। अब एक वैज्ञानिक आया, कौन, मैक्सवेल। तो ये भी सोचा कि कुछ थ्योरी दे देते हैं, सब लोग दे ही रहा है कुछ ना कुछ, तो हम भी कुछ सहयोग कर देते हैं। अभी इतना बदमाश था, ये वैज्ञानिक है फिजिक्स का, मैक्सवेल जो है वो किस सब्जेक्ट का है, फिजिक्स का है, और बुद्धि कहां लगा रहा है, केमिस्ट्री में। तो बुद्धि केमिस्ट्री में लगाएगा तो सही मॉडल देगा कि गलत मॉडल देगा, गलत देगा। तो ये भी खुराफात किया, मॉडल लेके चला गया। इसका ये कहना था कि एटम जो होता है उसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, ये आपका हो गया मान लो परमाणु पॉजिटिव चार्ज, और वृत्ताकार पे घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन गति करने के कारण, लगातार घूमने के कारण इनकी ऊर्जा का क्या होता होगा, ह्रास होता होगा, ऊर्जा इनका क्षय होता होगा। और जब इनकी ऊर्जा शून्य हो जाती होगी तो ये नाभिक में गिर के क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये बुद्धि कौन लगाया, मैक्सवेल। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं मैक्सवेल के बाद नील्स बोर। तो वो आए तो माथा ठोक लिए, वो कहे कि हमारा सब्जेक्ट में काले तो घुस रहा है भाई, अब घुस रहा है तो कम से कम रिसर्च करके घुसो। मैक्सवेल सोचो कितना ब्लंडर बोला, कहा कि इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं, इससे हम सहमत हैं, लेकिन लगातार घूमने के कारण उनकी ऊर्जा का ह्रास होता है और ऊर्जा शून्य होने पर वे नाभिक में गिर के खत्म हो जाते हैं। तो अब आया बेचारा नील्स बोर और आकर के कमान संभाला। नील्स बोर आकर के कहा कि इलेक्ट्रॉन कितना भी दिन अगर वृत्ताकार पथ पर घूमे तो उसकी ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यदि पूछे कि मैक्सवेल के एटॉमिक थ्योरी को गलत बताने वाला नील्स बोर। नील्स बोर ने कहा कि वृत्ताकार पथ पर घूमने के कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होता है, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन, अब देखो ये एटम है तो ये तो रिएक्शन करेगा ही ना। एटम अगर इलेक्ट्रिकली, क्वेश्चन पूछा जाए एटम्स आर इलेक्ट्रिकली, तो कहेंगे न्यूट्रल। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होता है, कोई रिएक्शन नहीं करता है। परमाणु का केवल रिएक्ट करने वाला भाग इसका आउटर ऑर्बिट होता है। समझ में आया। परमाणु में अगर ये K है, ये L है, ये M है, ये N है, तो रिएक्शन में केवल भाग कौन लेगा, बाहरी कक्षा। आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अब ये मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो इसके ऊर्जा का स्तर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो नील्स बोर ने कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर भागेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कमेगी तो वो नाभिक के तरफ भागेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो नील्स बोर ने रिसर्च के दौरान दिया, और ये परीक्षा में कई बार आया है कि ऊर्जा का स्तर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के तरफ भागेगा कि नाभिक से दूर भागेगा, तो नाभिक से दूर भागेगा, और ऊर्जा घटने पर किधर भागेगा, नाभिक के तरफ भागेगा। क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ने में तेज होता है तो उसको क्लास लोग फना देते हैं ना। 5वां क्लास के स्टूडेंट को फना के किसमें पहुंचा देते हैं, 7वां क्लास में। हम लोग भी एक आध क्लास फाने थे। तो पहले फानना का मतलब हम लोग क्या समझते थे, ई क्लास से फान के उस क्लास में घूम जाना है। तो फानना नहीं रहता था, या कई लोग कहता था क्लास टप गया है, तो टप गया मतलब कूद के टप जाना। तो जानकारी अच्छा होता था, नॉलेज ठीक ठाक। टीचर क्या कहते थे कि 5वां के बाद सीधे 7वां में भेज दीजिए, 6ठा में मत भेजिए, माने ऊर्जा का स्तर ठीक है। 10वां में जाके फेल कर गया तो किसमें आ जाएंगे, 9वां 8वां में आ जाएंगे। तो वही इसके साथ भी, अचानक से ऊर्जा बढ़े तो अगली कक्षा में शिफ्ट करेगा, और ऊर्जा घटे तो पिछली कक्षा में या नाभिक के तरफ भागेगा। ठीक है, लेकिन कभी भी एटम है वो डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, उसका इलेक्ट्रॉन कभी डिस्ट्रॉयड नहीं होता है। तो मैक्सवेल के थ्योरी को गलत बताया किसने, नील्स बोर ने। इसका थ्योरी दे दिया तो लिखना तो पड़ेगा ना, लिख लीजिए। हेडिंग बनाइएगा मैक्सवेल एटॉमिक थ्योरी, मैक्सवेल का परमाणु सिद्धांत। मैक्सवेल का परमाणु सिद्धांत, मैक्सवेल का परमाणु सिद्धांत, इसमें डैश देकर के लिखिएगा। इसके सिद्धांत को
विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसके सिद्धांत को विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत कहा जाता है, कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इस सिद्धांत में इसने बताया कि वृत्ताकार पथ पर, इस सिद्धांत में इसने बताया कि वृत्ताकार पथ पर घूमने के कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आती है एवं ऊर्जा शून्य होने पर इलेक्ट्रॉन कमी आती है एवं ऊर्जा शून्य होने पर इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरकर समाप्त हो जाते हैं, नाभिक में गिरकर समाप्त हो जाते हैं, नाभिक में गिरकर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कौन वैज्ञानिक आता है? नील्स बोर। ठीक है, नील्स बोर में समय लगेगा इसके थ्योरी में, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इसके थ्योरी में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको अगले क्लास में किया जाएगा। आज इतना ही। घटना चक्र पूरा बना लीजिएगा। ठीक है, हम पहले भी कहे थे कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री घटना चक्र नहीं है तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बना करके उसको क्या कर देना है, पूरा खत्म कर देना है। खत्म कर दिए कि नहीं किए? कितने लोग लूसेंट या घटना चक्र खत्म कर दिए? 2-4 लोग ही हैं, कम लोग हैं। फिर उतना जो हमने लिखाया था वो हो गया है ना, तो उसको 2-3 बार खत्म करिए। एक बार में सारा कुछ याद थोड़ी रह जाएगा, उसको पूरा 2-3 बार खत्म कर लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को पढ़ाएंगे, इसमें पढ़ाएंगे।